गुड मॉर्निंग ऑल माय चैंपियन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी में प्रयासरत होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करके जाएँगे उतना ही आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। मेरे भाई, अभी नया कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने सारे पढ़े हुए हैं वही आपके लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन वहीं से आना है, कहीं दूसरे जगह से नहीं बनकर आना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके रिवीजन के साथ हम मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा-सा प्रयास और भी है, और वो प्रयास हमारा साइंस का है। और ये साइंस का जो प्रयास है हमारा टेस्ट नंबर 15 के रूप में आपको दिख रहे होंगे। तो आज भी आपके लिए हम जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही हैं। यानी विगत वर्षों में ये सारे के सारे प्रश्न जो है आए हुए हैं। और ये जितने सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, ये संभावित प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा-ऐसा क्वेश्चन हम जो भी ढूँढ कर ला रहे हैं वो अधिकांश समय देखा गया है कि वो रिपीटेड है। तो इस वजह से आपके ये भी यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ आ जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पेन पेपर अवश्य लेकर बैठें, क्योंकि आपको पता है कि जब सॉल्यूशन हम करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ों का हम आपको निचोड़ देते हैं जो एग्ज़ामिनर कहीं से भी प्रश्न बनाए तो आपसे छूटे नहीं। तो इस वजह से वो सारे पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, और नोट करने के साथ-साथ रिवीज़न भी अवश्य कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि रिवीज़न ही आपके लिए बेहतर मार्क्स लाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए, आज हम लोग टेस्ट नंबर 15 में 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और अच्छे खासे ढंग से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाएँगे वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ामिनर कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। तो चलिए, समय का अभाव है मेरे भाई, आपके साथ भी और मेरे साथ भी, तो इसी समय में हमें 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो आज के आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक मौजूद है, शाक्यभक्षी मौजूद है, मांसभक्षी मौजूद है, या सर्वभक्षक मौजूद है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल की अगर हम बात करें, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में 3 तरह के तंत्र हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अब उसमें 3 तरह के तंत्र मौजूद हैं। एक तो जलमंडल है, एक तो जलमंडल है, एक तो स्थल मंडल है, और एक वायुमंडल है। और इन्हीं तीनों मंडल मिलकर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में आपको पता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो जल में सर्वाइव करते हैं, कुछ जीव जो है स्थल में सर्वाइव करते हैं, और कुछ जीव जो है वायुमंडल में सर्वाइव करते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में सर्वाइव करते हैं। तो मेरे भाई, हमसे कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांशतम मौजूद कौन सा है? उत्पादक है, शाकभक्षी है, या मांसभक्षी है, या सर्वभक्षी है? तो मेरे भाई, आप ही बता दीजिए कि जैसे उत्पादक की बात अगर हम करें तो उत्पादक किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं भोजन का निर्माण करे, स्वयं भोजन का निर्माण करे, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का नाम देते हैं। शाकभक्षी का बात हम किसको करते हैं? तो अगर बात की जाए शाकभक्षी की, तो ये घास या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे खाने वाले जो जीव हैं, पेड़ पौधे खाने वाले जीव, उसको हम किसमें रखते हैं? शाकभक्षी, जिसको हम शाकाहारी कहते हैं। मांसभक्षी किसको कहते हैं? जो मांस का सेवन करता है, जो मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मांसभक्षी कहते हैं।
इसी तरीका से सर्वभक्षक हम किसे कहते हैं? तो जो मांस भी खाता है और घास-फूस भी खाता है, यानी दोनों तरह का भोजन करने वाले को हम लोग सर्वभक्षक कहते हैं। यानी जिसे हम शाकाहारी और साथ ही साथ मांसाहारी दोनों भी कह सकते हैं। शाक्यभक्षी और प्लस मांसभक्षी, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे हम कहेंगे कि वो सर्वभक्षक है। बात समझे? तो मेरे भाई आपको पता है कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पेड़-पौधे ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेड़-पौधे ही पाए जाते हैं और पेड़-पौधे ही हमारा क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। तो आपको यहाँ से सही आंसर क्या मिला? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से हमारा सही आंसर होगा उत्पादक। कौन होगा? उत्पादक। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीका से सारी इन्फॉर्मेशन जानते हुए हम लोग ऑप्शन को छाँटते हुए चलेंगे। ठीक है? चलिए। अच्छा एक और बात भी यहाँ पर समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल पृथ्वी पर किसमें? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले गैस कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन है मेरे भाई। कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर बात की जाए वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक कौन-सी गैस है? तो आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कहे तो नाइट्रोजन और पृथ्वी पर कहे तो हमारा ऑक्सीजन है। तो इस तरीका से आप सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? यानी जिस समय पृथ्वी था, यानी जिस समय पृथ्वी था, पृथ्वी आपको पता है कि एक क्या है? तो आप कहेंगे कि सर एक ग्रह है। तो जिस समय पृथ्वी बना, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था या पृथ्वी जिस समय बना होगा, तो उस समय जीवों की उत्पत्ति के पहले, यानी जिस समय जीव भी उत्पन्न नहीं हुए थे पृथ्वी पर, तो उस समय क्या मौजूद नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं था या ऑक्सीजन नहीं था या इनमें से सभी नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, अमोनिया गैस मौजूद था, सल्फर गैस मौजूद था। ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद था। ये सारे गैसेज मौजूद थे क्योंकि पृथ्वी पहले एक धधकता हुआ आग का गोला था। क्या था? आग का गोला था। आपको आज भी पता है कि पृथ्वी ऊपर से ठंडी पड़ गई है। पृथ्वी ऊपर से ठंडी पड़ गई है, लेकिन उसके आंतरिक भाग में देखा जाए तो आंतरिक भाग यानी जिसे हम कोर कहते हैं, कोर में आज भी क्या है मौजूद? तो लावा मौजूद है और लावा से क्या निकलते रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे विभिन्न प्रकार के गैसेज निकलते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन जो था उस समय जीवों की उत्पत्ति के पहले मौजूद नहीं था पृथ्वी पर। तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं से एक प्रश्न और भी बन जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पहला जीव कौन था? पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन था? पृथ्वी पर पाए जाने वाला पहला जीव, पहला जीव, तो ध्यान रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया था, जिसे हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। नीलहरित शैवाल, यही सबसे पहला जीव था मेरे भाई। हम लोग पहले नहीं आए थे, सबसे पहले बैक्टीरिया यहाँ पर पृथ्वी पर आया था और यही बैक्टीरिया हमारा नीलहरित शैवाल था। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है और यही जीवाणु हमारा पहली बार पृथ्वी पर जन्म लिया था।
ठीक है, तो यहां से ध्यान रखिएगा ये सारे की पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का अर्थ होता है एसी करंट, यानी अल्टरनेटिव साइकिल करंट। एसी करंट की अगर बात की जाए तो उसकी आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 80 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है या 50 हर्ट्ज है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली एसी करंट हमारे घरों तक या भारत में कहीं भी अगर एसी सप्लाई है तो ध्यान रखिएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। एसी करंट की अगर हम बात करें तो एसी करंट किसको कहते हैं, ये हमारा एसी करंट है। ये 50 बार ऊपर जाएगा तो 50 बार नीचे जाएगा, यानी कि एक सेकंड में ये कितनी बार, तो 50 बार घटना ये घटेगा। 50 बार क्या कर जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर जाएगा 50 बार, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की, कनाडा की, ब्रिटेन की, तो उन सभी देशों में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमसे भारत का पूछा गया है तो भारत का फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है, तो आप कहेंगे 50 हर्ट्ज है। क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब मिली एम्पियर कहे, मिली एम्पियर अगर कहे तो उसको 10 के पावर -3 कहते हैं, और माइक्रो एम्पियर अगर कहे, माइक्रो एम्पियर की अगर बात करें भाई तो 10 के पावर -6 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, 10 के पावर -6 होगा, 10 के पावर -6 इसका सही आंसर होगा। तो ये सारे 2 पॉइंट है जो नोट करना है आपको। क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, हमसे ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो जिला है उसी में पाए गए हैं। बुंदेलखंड के नरौरा जो शहर है उसी के पास, ये नरौरा के पास ये पाया गया है, बनाया गया, इस वजह से इसका नाम भी पड़ा क्या, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहा गया। अब यहीं से कुछ और भी पॉइंट आप ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में तारापुर है, तारापुर एक जगह है, वहीं पर सबसे पहला परमाणु रिएक्टर बनाया गया था। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि सर वो हमारा महाराष्ट्र में है। इसी तरीका से अगर बात की जाए आपकी राजस्थान और गुजरात के पास, राजस्थान और गुजरात की बात अगर की जाए तो वो कहाँ पर है, वहां भी कुछ पाए जाते हैं आपके पास। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में काकड़ा पाड़ा पाया जाता है, काकड़ा पारा परमाणु संयंत्र है। और इसी तरीका से राजस्थान की अगर बात की जाए तो रावत भाटा, रावट भाटा, ये तीनों के तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो आप कहेंगे रावट भाटा है, गुजरात में काकरापारा है, और महाराष्ट्र में तारापुर है मेरे भाई, और नरौरा कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में। चलो, क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कांच की सिल्ली का, किसका हो इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम जो होता है वो रंगों का विक्षेपण कर देता है, रंगों का क्या करता है, विक्षेपण कर देता है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग का कुछ घटनाएं, भौतिक घटनाएं को देखे जाते हैं, तो ये हमेशा प्रिज्म में होता है।
किसमें होता है, यानी स्पेक्ट्रम हम प्राप्त करते हैं किससे, तो प्रिज्म से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर, यानी कि हमें बताना है कि उत्तल लेंस में हम वस्तु को कहां पर रखेंगे कि हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। तो देखिए, हमने आपको हर बार समझाया है कि अगर अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण का उल्टा होता है उत्तल लेंस। यानी कि जो घटनाएं, जो प्रतिबिंब की दशा अवतल दर्पण में होगा वही उत्तल लेंस में भी देखे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने एक आप उत्तल दर्पण का ध्यान रखें, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये कौन सी है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को ये हम मान लेते हैं कि अनंत पॉइंट है, ये सेंटर मान लेते हैं, ये फोकस मान लेते हैं, और ये हमारा पोल हो गया, ये पोल हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब अनंत पर रखते हैं तो यहां से केवल एक पॉइंट आप ध्यान रखें कि अनंत पर रखें या अनंत और सेंटर के बीच रखें या सेंटर पर रखें या सेंटर और फोकस के बीच रखें या फोकस पर रखें। इन सभी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। यानी कि जब आप अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जब अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे तो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा। सेंटर पर रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। लेकिन मेरे भाई, जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अभी अभी हमने कहा कि जो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज होती है वही उत्तल लेंस का होता है। इसका मत कि अवतल दर्पण का जो प्रॉपर्टीज है वही उत्तल दर्पण है। तो हम कहेंगे कि हमें वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, फोकस और लेंस के बीच रखना होगा। फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। काल्पनिक के साथ साथ बड़ा भी बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और बड़ा के साथ साथ सीधा भी बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेंगे काल्पनिक भी होगा, सीधा भी होगा और बड़ा भी होगा, और बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यहां से ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आवर्त हम किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, इसे आवर्त कहते हैं, और ये जो है इसे हम वर्ग कहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं। आवर्त की अगर संख्या की बात की जाए तो 7 है, और वर्ग की अगर बात की जाए तो टोटल 18 वर्ग हैं। टोटल कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते होंगे, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते होंगे या सेल में आप भरते होंगे इलेक्ट्रॉन को, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पुनः 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ, यानी पहला आवर्त। ये हमारा क्या है, आवर्त है। ये हमारा सेकंड आवर्त है, ये थर्ड आवर्त है, ये फोर्थ आवर्त है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये सेवेंथ आवर्त है, यानी 7वां
हमारा आवर्त है। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? चल, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा। तो देखिए हमसे बोला गया है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखो मेरे भाई, ये जो 2 8 8 18 18 32 32 आप जो देखते हो ना, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये हमारा क्या है, एक तरह से अगर समझा जाए तो यही हमारा तत्व की संख्या भी है। तत्व की संख्या भी है। यानी पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, छठे आवर्त में 32 तत्व है और सातवें आवर्त में भी 32 तत्व हैं। तो इस तरीका से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 2 होगी। तो इस सीरीज को आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो कहीं से भी अगर पूछा जाए, आपसे पूछ देगा कि पांचवें आवर्त में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फट से आप आंसर बता सकते हैं कि 18 है। बात क्लियर है? इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसमें और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम और भी प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ब्लॉक एस ब्लॉक एस में कितने तत्व हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक एस में टोटल तत्वों की संख्या मेरे भाई 13 है। कितने तत्व हैं? 13 तत्व हैं। इसी तरीका से ब्लॉक पी का भी पूछ लेता है, ब्लॉक डी का भी पूछ लेगा और ब्लॉक एफ का भी पूछ लेगा कि टोटल कितने तत्व होते हैं। तो ब्लॉक एस में 13 तत्व हैं। इसी तरीका से अगर ब्लॉक पी की बात की जाए, अगर हम आपको एक रफ दिखा दें तो आप देखें, इस तरीका से अगर देखें मेरे भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर देखोगे तो ये हमारा ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक एस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। इसी तरीका से यहाँ देखोगे तो 13 से लेकर 18 तक जो कहलाता है वो हमारा कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर वो हमारा पी है ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये वर्ग कहाँ से कहाँ है, 1 से 2 है, 1 से 2 तक है। इसी तरीका से पी में अगर बात की जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है, 7 और टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 6 गुना 36 प्लस 1 37। तो टोटल कितने हो गए, 37 तत्व हो गए। अब इसका वर्ग की अगर बात की जाए तो वर्ग कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 13 से लेकर 18 तक होता है, 13 से 18 तक होता है। इसी तरीका से ब्लॉक डी की बात की जाए तो 3 से लेकर 12 तक है, टोटल 10 वर्ग हैं और 1 2 3 4 है, तो टोटल यहाँ पर 40 होते हैं। टोटल कितने हैं, 40। और इसके में वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे कि सर वर्ग 3 से लेकर 12 तक है, टोटल 10 वह है। और इसी तरीका से अगर एफ की बात की जाए, अगर एफ की बात की जाए मेरे भाई, तो ब्लॉक एफ में कितने होंगे, तो अब जोड़ लीजिए, टोटल हमारे 118 एलिमेंट हैं। तो 118 में से 40, ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 37 और 13 हो गया 50, 50 40 90 हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे कि 38 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 38। तो ये 38 के 38 एलिमेंट, अब ध्यान रखिएगा कि ये ब्लॉक एफ में है। बात क्लियर होगा? तो इस तरीका से हमारा प्रश्न कुछ भी बन सकता है मेरे भाई। ठीक है, रिवीजन हम कर दे रहे हैं कि ब्लॉक एस में टोटल तत्वों की संख्या 13 होती है। ब्लॉक एस में 2 वर्ग आते हैं, एक वर्ग 1 है और वर्ग 2 है।
इसी तरीका से ब्लॉक पी की अगर हम बात करें तो ब्लॉक पी में टोटल 37 तत्व मौजूद हैं और वर्ग इसमें 13 से लेकर 18 तक शामिल होता है। इसी तरीका से ब्लॉक डी की बात की जाए तो ब्लॉक डी में टोटल 40 एलिमेंट हैं और वर्ग 3 से लेकर 12 तक है। अब ब्लॉक एफ में टोटल 38 एलिमेंट है। अब यहाँ बात की जाए तो ब्लॉक एफ जो है मेरे भाई, ये ब्लॉक एफ अलग है, ठीक है। इसमें ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये 3 से लेकर 18 तक चला जाता है, 3 से लेकर 18 तक चले जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, इन तीनों से प्रश्न बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। चल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? ठीक है। ऑप्शन है एम, बी है एम प्लस, सी है M2 प्लस, डी है M3 प्लस। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप बात समझे कि एम है क्या, तो ये है हमारा परमाणु, ये परमाणु। अब एम कोई परमाणु है, ठीक है। एम प्लस जो है ये आयन है, ये क्या है, आयन है। इसी तरीका से M2 प्लस भी हमारा आयन है, आयन है। और M3 प्लस भी हमारा आयन है। तो यहां से अगर बात समझे तो परमाणु और आयन में क्या है, तो परमाणु और आयन में कुछ अंतर है जो उसको आप जान लीजिए। सबसे पहला ध्यान आप रखेंगे कि परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, विद्युत उदासीन है, क्या है, उदासीन है। लेकिन आयन पर मेरे भाई धनायन चार्ज होता है, धनायन आवेश होता है। बात समझ, पहली पॉइंट ये हो गया। परमाणु जो होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि ये अस्थाई नहीं होते और ये क्या होता है, अस्थाई होता है। ये क्या होता है, अस्थाई होता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, त्याग या ग्रहण करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर आयन का निर्माण करते हैं। यानी आयन का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग कर दिए हैं या तो ग्रहण किए हैं, तब आयन बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि परमाणु से, ये तो अस्थाई हो गया ना, ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। इसका मतलब है कि हम आयन से किसी भी तरह से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा, परमाणु को लेना होगा और परमाणु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? ठीक है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? ठीक है, देखिए अभी अभी हमने कहा कि जैसे पहले आवर्त में दो तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32 तत्व होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि इसमें एक ही कोष होगा। 8 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि 2 और 6 है, इसका मतलब 2 के लिए 1 हो गया और 6 के लिए भी 1 हो गया। ठीक है, यानी कि दूसरे कोष में, अब ध्यान रखिएगा, आवर्त, पहले आवर्त में एक सेल, फर्स्ट आवर्त में यानी पहले आवर्त में एक सेल होता है। ठीक है, कितने सेल होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर पहले आवर्त में एक ही सेल होता है। दूसरे आवर्त की अगर बात करें, ये हमारा कौन सा आवर्त है, सेकेंड नंबर आवर्त है। तो सेकेंड आवर्त में अगर हम बात करें तो उसमें 2 सेल होंगे,
कक्षा की संख्या कितना होगा? 2 होगा। इसी तरीका से अगर ये तीसरा आवर्त है हमारा, कौन सा है? थर्ड आवर्त है। तो थर्ड आवर्त में टोटल सेलों की संख्या 3 सेल होंगे। कितने सेल होंगे? 3 सेल होंगे। इसी तरीका से बात की जाए तो ये चौथे आवर्त में हमारा कितने सेल होंगे? तो आप कहेंगे कि सर 4 सेल होगा। इस तरीका से हमारा ये सेलों की संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखें मेरे भाई, हमसे पूछा है कि द्वितीय आवर्त में 2 सेल होंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जो नाभिक होता है, नाभिक का ये पहला, इसको हम लोग कहते हैं के सेल। उसके बाद के के बाद हम लोग एल कहते हैं, उसके बाद एम कहते हैं और उसके बाद एन हम लोग कहते हैं। तो के एल एम एन ध्यान रखिएगा। तो सेकंड में हमारा एल सेल होगा। कौन सा सेल होगा? एल सेल होगा। तो इस तरीका से हम कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ये पूरी चीजों की हम जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है, एल्केनॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप कि हाइड्रोकार्बन को कई रूपों में विभाजित किया गया है। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन को कई रूपों में विभाजित किया गया है। लेकिन यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर हम 2 तरह से अगर बांटे तो एक को कहते हैं संतृप्त और एक को कहते हैं असंतृप्त। यानी एक हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एक हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल हम लोग एक ही रखते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप बन जाते हैं? 2 ग्रुप बन जाते हैं। पहले ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्कीन और दूसरे ग्रुप को कहते हैं एल्काइन। और संतृप्त कार्बन को हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। तो इस तरीका से हमारा हाइड्रोकार्बन 3 समूहों में बंट जाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है? तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन होती है। यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीका से अगर एल्कीन की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे भाई डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरीका से अगर एल्काइन की हम बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। कैसा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच इस तरीका से बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो बन नहीं सकता, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ भी नहीं बन सकता, तो हम यहाँ पर मिटाते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ मेरे भाई, यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच या किसी भी तत्व के बीच हाइड्रोजन के साथ नहीं बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा गया है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किसे कहे हैं? तो एल्केन को कहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई। बात क्लियर है? तो ये सारे चीजें आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में, देखिए मेंडलीव के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल तैयार किए जा रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ स्थानें छोड़ी गई थी। ठीक है, जिसे हम एक्का बोरॉन, एक्का
एका बोरॉन हो गया, एका करके 3 तरह के छोड़े गए थे जो मेंडलीव के क्या थे, तो उनके द्वारा कहा गया था कि ऐसा कुछ एलिमेंट्स आगे यानी कि इन फ्यूचर में खोजे जा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए तो बाद में निम्नलिखित में कौन-सा तत्व पद स्थापित किया गया? यानी कि बाद में कौन से तत्व को वहाँ पर शामिल किया गया था? गैलियम को, ऑक्सीजन को, फास्फोरस को, सिलिकॉन को। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो उन्होंने 3 जगह छोड़ा था, ठीक है? एक का बोरॉन करके था, एक का सिलिकॉन करके था, इस तरीक़ा से छोड़े गए थे। तो ध्यान रखिएगा कि एक आगे चल के आगे चल के 3 तरह के तत्व खोजे गए। एक था हमारा जर्मेनियम जर्मेनियम, एक था स्कैंडियम और एक हमारा था मेरे भाई गैलियम। एक हमारा था गैलियम। ये 3 तत्व बाद में जाकर खोजे गए थे और उन्हीं के जगह पर जो जिस जगह को छोड़ा गया था इनके द्वारा, उस जगह पर ये जाकर बिल्कुल फिट बैठ गया था। तो गैलियम जो था, वो सबसे बाद में बैठा था। तो इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलियम। यानी कि मेंडलीव के द्वारा जो छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में गैलियम तत्व को पदस्थापित किया गया था। बात समझे? इसी तरीका से अगर आपसे प्रश्न अगर पूछ दे कभी मेरे भाई कि मेंडलीव जिस समय प्रयोग कर रहे थे, उस समय एलिमेंटों की संख्या कितनी थी? तो 63 तत्व थे उनके समय। उनके समय टोटल तत्वों की संख्या 63 थी। बात समझे? चलिए। क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, ठीक है? एक धातु होगा, एक हैलोजन होगा, एक निष्क्रिय गैस होगा, एक उपधातु होगा। अब ये मेरे भाई आप समझे थोड़ा-सा। जैसे अगर हम बात करें तो टोटल कितने ग्रुप हैं? तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर 18 तक है। 1 से लेकर 18 तक है। इतने ग्रुप हैं। आवर्त की संख्या की अगर बात की जाए तो कितने हैं? 7 हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आवर्त हैं। पहले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और लास्ट में अगर 18वें में देखा जाए तो ये हीलियम है। कौन-सा है? हीलियम गैस है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिथियम है और यहाँ पर मेरे भाई नियॉन है। तो इस तरीका से अगर हम देखें तो पहले आवर्त में टोटल के टोटल जो है वो धातु है। टोटल के टोटल धातु है, आवर्त नहीं। पहले ग्रुप में यानी वर्ग में टोटल के टोटल धातु है और 18वें जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग निष्क्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय गैस समूह को कहते हैं और ये निष्क्रिय गैस समूह को हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप भी कह देते हैं। तो मेरे भाई अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे पूछा जाता कि पहले ग्रुप में यानी कि आवर्त के ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, तो अंतिम सदस्य हमारा क्या है? निष्क्रिय गैस है। ठीक है? क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछा जाता है कि पहला सदस्य कौन-सा है? तो पहला सदस्य हमारा धातु होता। पहला सदस्य क्या होता? धातु। अगर पूछता हमारा कि पहला सदस्य क्या होता है? तो पहला सदस्य कहते हैं कि धातु होता है। पहला सदस्य क्या होता है? धातु होता है। इसी तरीका से एक हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो एक हाइड्रोजन जो है ये हमारा 17th यानी कि 17वें समूह को हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं और इसी में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे तत्व आते हैं। बात क्लियर है? चलिए। क्वेश्चन है किसी तत्व में 2 सेल हैं। किसी तत्व में कितने सेल हैं? 2 सेल हैं।
यानी पहला सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा, कोई तत्व है और इसमें 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं। पूर्णतः क्या है? भरा हुआ है। यानी कि पहले में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पहले में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरे आवर्त में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो मेरे भाई कह रहा है कि दोनों के दोनों सेल जो है पूर्णतः भरा हुआ है। यानी कि 8 प्लस 2 क्या हो गए? 10। यानी कि 10 जो है परमाणु क्रमांक कितना है? तो आप कहेंगे कि ये परमाणु क्रमांक सर नियॉन का होता है। किसका होता है? नियॉन गैस का होता है और ये एक प्रकार का मेरे भाई निष्क्रिय गैस है। कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि किस ग्रुप का ये है, तो 18th यानी 18वें समूह का ये तत्व है। तो यहां से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नियोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि सबसे अधिक क्रियाशील जो हैलोजन में तत्व है वो हमारा फ्लोरीन है। ये क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीमीन का परमाणु क्रमांक मेरे भाई 9 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन है कौन सा? कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन है क्या? देखिए, अगर कार्पस लुटियम की बात की जाए तो ये अंडाशय अंडाशय जो होता है ये उसमें पाया जाता है। अंडाशय में एक ग्रंथि पाया जाता है कार्पस लुटियम, ठीक है। और ये कार्पस लुटियम हमें तब दिखाई देता है जब अंडा का निर्माण होता है। अंडा का जब निर्माण होता है उस समय ये चीजें हमें दिखाई देते हैं। यानी कि कार्पस लुटियम जो है सबसे पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कार्पस लुटियम महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में, ठीक है। और जिस समय अंडे का निर्माण होता है उसी समय ये हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस अंडे का निर्माण के समय क्या होता है कि ये भ्रूण को क्या, तो भ्रूण जो होता है भ्रूण को विकास करने में, भ्रूण को विकास करने के लिए सही जगह प्रदान करता है। और स्वस्थ सही और स्वस्थ स्थान देता है। सही और स्वस्थ स्थान देता है, ठीक है। किसका काम होता है? कार्पस लुटियम का काम होता है। और यही कार्पस लुटियम, अब बताइए हम मेरे भाई कि हमने आपको बताया है कई बार कि भ्रूण के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आप कहेंगे कि सर एस्ट्रोजेन होते हैं। कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। बात क्लियर है? और यहीं से आप ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? अंडा का निर्माण होता है। अंडा का निर्माण में, अब ये अंडा के निर्माण के बाद दिखाई देता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐसा नहीं के बाद दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अंडे के निर्माण होने के बाद ये कार्पस लुटियम हमारा दिखाई पड़ता है, पहले नहीं, ठीक है। और इसी से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? भ्रूण को विकास। और ये क्या करवाता है? तो सही और स्वस्थ जगह देकर उसको गर्भाशय से चिपका देता है। बात क्लियर है? चल, क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है कैसा? मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, आयताकार होता है, सेम के बीच का होता है, या आकार इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं है, कौन सा? तो ध्यान रखिएगा कि जो मानव का गुर्दा होता है वो इस तरीका का होता है और ये सीम के बेज की तरह होता है। कैसा होता है? सेम के बेज बीज की तरह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। चल,
क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? यानी कि जब अगर हम बात करें तो बॉय में, अगर बॉय की बात करें तो बॉय में ये लगभग 12 से 13 वर्षों के उम्र में, और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स में मेरे भाई ये लगभग 11 से 13 साल की उम्र में ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि इनमें मोछ दाढ़ी ये सारे चीज आने शुरू हो जाते हैं, और इनमें क्या होता है लड़कियों में तो आवाज का पतला हो जाना, ये सारे चीज घटनाएं हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किशोरावस्था बॉयज में क्या होता है तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। और एस्ट्रोजेन अंडा का निर्माण किसमें? तो महिलाओं में, यानी लड़कियों में अंडे के निर्माण की शुभारंभ होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। यानी कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में किशोरावस्था के लिए, यानी लड़कों में किशोरावस्था के लिए ये शारीरिक परिवर्तन का कारण बनता है, और लड़कियों में एस्ट्रोजन जो है ये शारीरिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। ठीक है, चल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं क्या? कह रहा है किशोरावस्था, यौनावस्था, वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी जो हमने प्रीवियस सवाल कराया कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है वो किसके कारण थे, तो इसी के कारण थे। ठीक है, अब ये यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि यौन परिपक्वता, यानी कि उस समय क्या होता है कुछ परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन। यौना परिपक्वता कहने का अर्थ हुआ कि शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, और शारीरिक परिवर्तन कहने का अर्थ क्या हुआ कि उनके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। तो ये किसकी पहचान है? तो पिछले सवाल का ये जस्ट उल्टा है, यानी किशोरावस्था की पहचान है। क्या कहलाता है? किशोरावस्था। ये किशोरावस्था जो होता है, जो आप ना तो बच्चे रह गए और ना ही पूरी तरीके से जवान हो गए। ठीक है, ये बीच का अवधि होता है किशोरावस्था, जिसको हम लोग बोल देते हैं, ये लगभग आपका 11 से लेकर हम लोग कह देते हैं कि 19 तक, ये इस तरह का जो भी है किशोरावस्था में कह देते हैं, या 14-15 जो भी कह दीजिए। क्वेश्चन है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? प्रदूषण के कारण, पीरकनाशी के कारण, मेथेन के द्वारा, या सीएफसी के कारण? तो देखिए, ओजोन परत का ह्रास प्रदूषण के कारण भी हो रहा है मेरे भाई, पीरकनाशी के कारण भी हो रहा है, यानी इन चारों के कारण हो रहे हैं ओजोन परत का नाश। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि मुख्यतः किसके कारण हो रहा है, तो मेरे भाई मुख्यतः अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान सीएफसी पहुंचा रहा है। और ये सीएफसी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो सीएफसी का फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरो कार्बन होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि किससे निकलता है, तो आप फ्रिज जो इस्तेमाल करते हैं उसमें, और ये आप जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, यानी कि यानी रेफ्रिजरेटर तो फ्रिज को ही कह दिए। ठीक है, एसी, एसी में यानी एयर कंडीशनर जो होता है उससे ये गैस निकलते हैं सीएफसी में, सीएफसी गैस। ठीक है, चल, क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चल, जीवाश्म ईंधन का अगर हम बात करें तो जीवाश्म का मतलब होता है कि जीवों का अंश, जीवों का अंश, यानी कि ऐसा ईंधन जिसमें जीवों के अंश से निर्माण हुआ है, वह ईंधन जो जीवों के अंश से, अब जीवों के अंश बहुत सारे हो सकते हैं, यानी पेड़ पौधे से हो सकते हैं। पहले डायनासोर होता था, डायनासोर के जलने से उनके जो भी शारीरिक के अधिक ताप दाब, बहुत सारे की घटनाओं के कारण किसका निर्माण हुआ, तो आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। और जीवाश्म ईंधन के उदाहरण मेरे भाई
पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। तो इस वजह से हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण सबसे पहले यहां पर दो तरह के, एक अम्ल HCl और एक क्षार अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, इन दोनों के मिलने से ये लवण का निर्माण हुआ है। यानी कि एक अम्ल और एक क्षार के मिलने से जो विलयन तैयार हुआ है वही हमारा अमोनियम क्लोराइड बना है। इसका जब रिएक्शन कराया गया तो बना क्या, तो आप कहेंगे कि सर NH4Cl बना और प्लस H2O बना। क्या बना? H2O बना। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि HCl जो है, HCl हमारा प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, और अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है ये हमारा दुर्बल क्षार है, ये हमारा दुर्बल क्षार है। तो देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो लवण का निर्माण तो होगा, लवण भी निर्माण होंगे, ये हमारा लवण ही है। अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या है? लवण है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लवण दो तरह का होता है, एक अम्लीय होगा, एक क्षारीय होगा, और एक और प्रकार का उदासीन भी होता है। तो देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे कि अम्ल ज्यादा है, अम्ल अगर प्रबल है तो हमारा लवण भी कैसा होगा? प्रबल होगा। और कैसा? तो अम्लीय प्रकार का होगा। कैसा होगा? अम्लीय लवण होगा। तो मेरे भाई अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई। बात क्लियर है? और भी यहां से कुछ बातें अगर हम आपको समझा दें तो आप समझ लीजिए। देखिए अगर प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार अगर मिले तो यहां पर जो लवण का निर्माण होगा, यानी जो लवण बनेंगे वो कैसे होंगे? उदासीन होगा। वो कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार अगर है तो मेरे भाई लवण बनेगा, लेकिन कैसा? तो अम्लीय नेचर का होगा, अम्लीय लवण बनेगा। और इसी तरीका से ध्यान रखिएगा कि अगर दुर्बल क्षार हो, दुर्बल क्षार हो प्लस हमारा प्रबल, दुर्बल अम्ल लिखिए यहां पर, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल हो जाए और प्रबल क्षार हो जाए, तब मेरे भाई ये क्षारीय प्रकृति का हमारा लवण प्राप्त होगा। यानी कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार उदासीन लवण होगा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण होगा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार प्रबल क्षार यानी कि क्षारीय हमारा लवण प्राप्त होगा। तो इस तरीका से ये तीनों की पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र में सहसंयोजक बंधनों की संख्या होती है। ठीक है, देखिए एथेन का, तो ये हमारा एल्केन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्केन हाइड्रोकार्बन है। और हमने कुछ देर पहले समझाया कि एल्केन हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड का होता है। और एल्केन का अगर फॉर्मूला सूत्र की अगर बात की जाए कि इसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो CnH2n + 2 होता है। CnH2n + 2 होता है।
तो एथेन है, क्या है? एथेन। तो एथेन का अगर आणविक सूत्र की अगर हम बात करें तो एथेन दूसरे नंबर पर, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूना 4 है, प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी C2H6 जो होगा इसका रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से अगर आप देखें तो 2 कार्बन है, तो ये एक कार्बन हुआ, ये एक कार्बन हुआ। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो इसके पास टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे कि सर इसके पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की अगर संख्या की बात की जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हमने सजाया और 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर सजा दिया। तो 6 हाइड्रोजन। तो अभी तक इसके पास 4 और 3 ये 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो ये दोनों आपस में साझेदारी करेंगे। ये दोनों कार्बन एक-एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? आपस में साझेदारी करेगा। तो इस तरीका से अगर देखे जाए तो कितने बॉन्ड बने? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 सहसंयोजक बंधन का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। बात क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चल कह रहा है कि इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मेरे भाई कुछ देर पहले अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये बातें आपको समझाया और अच्छी ढंग से हमने समझाया। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे क्लास को तो यहाँ देखिए, हमने इस वाले क्वेश्चन में अंत वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था। एल्काइन ग्रुप है, ठीक है। एल्काइन ग्रुप यानी कि एथाइन हुआ। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बने हैं? ट्रिपल बॉन्ड बने हैं, यानी कि संयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर 3 होगा। कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पुनः हम समझा देते हैं। एथाइन जो है हमारा एल्काइन ग्रुप का समूह है। कौन सा ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का। इसका सूत्र की अगर बात करें तो CnH2n-2 होता है। बात क्लियर है? ये कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां से अगर एथाइन की बात की जाए तो C2 हो जाएगा, क्योंकि एथेन दूसरा था तो एथाइन दूसरे हो गए। 2 दूना 4 में से 2 गया तो आप कहेंगे सर 2 होगा, यानी C2H2 किसका सूत्र हुआ? एथाइन का। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 है। तो एक हाइड्रोजन के साथ इधर से लगेगा और एक हाइड्रोजन के साथ इधर लग गया। तो अब पहले 4 थे, इसके पास एक हाइड्रोजन से साझेदारी किया तो 5। इस वाले कार्बन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मेरे भाई ये दोनों कार्बन जो है आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेंगे और इस तरीका से सहसंयोजक बंधनों की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? हमसे टोटल नहीं पूछा है मेरे भाई। टोटल अगर होता है तो देखिए 3 यहाँ और एक 3 और 2 5 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे केवल पूछा है कि कार्बन और कार्बन के बीच, ऐसा नहीं बोला है कि टोटल कितने हैं। कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच कितने हैं? 1 2 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड की संख्या है। बात क्लियर है? तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है किसका अयस्क है? Hg का है, Zn का है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है? तो देखिए, ध्यान रखेंगे कि क्यूप्राइट जो होता है वो कॉपर का अयस्क है मेरे भाई। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है।
जिंक का जिंकाइट हो गया, ठीक है, या जिंक ब्लेड हो गया। इसी तरीका से हमारा पारा का भी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए मेरे भाई, वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नई चीज़ सीखे होंगे और आपने जो भी नोट किया है वो सारे चीज़ों को आप बाद में रिवीजन अवश्य करेंगे। तो चलिए, फिर हम लोग मिलेंगे नए टेस्ट सीरीज में और नए उमंग के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस प्रैक्टिस सेशन का लाभ मिल सके और वो भी अपना नंबर इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है? तो चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। चलिए।